दृश्य एस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी हिस्ट्री। ये हैंड रिटन नोट्स हैं क्लासरूम के, जिसमें हम लेक्चर 10 तक कर चुके हैं। यहाँ से लेक्चर 11 से कंटिन्यू करेंगे। प्रथम आंग्ल शिखियों 1845-46 कह रहे हैं कि पंजाब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की शक्ति बढ़ चुकी थी। एक तरफ पंजाब में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ चुकी है। सबसे बढ़कर क्या हुआ था कि 1843 में सिंध को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को जीतना तय किया। 1843 में सिंध को जीत लेते, उसके बाद तय करते कि पंजाब राज्य को जीतना है। अंग्रेजों ने सतलज नदी पर बांध बनाने का बहाना बनाकर अपनी सेना तैनात की और इन्होंने क्या किया, सतलज नदी पर बांध बनाने का बहाना बनाया और अपनी सेना को तैनात कर दी। और फिर सिख विरोधी दृष्टि के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जो सिख से नफरत करते थे, जिनका नाम था मेजर ब्रेडफूट, की नियुक्ति लुधियाना में कर दी गई। इन्होंने क्या किया, मेजर ब्रेडफूट की नियुक्ति कर दी। कहाँ पे, लुधियाना में। इसके बाद अमृतसर की संधि का उल्लंघन का बहाना बनाकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के आदेश पर ब्रिटिश सेनापति ह्यू गफ ने पंजाब राज्य पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि अमृतसर की संधि के उल्लंघन का बहाना बनाया इन्होंने। बहाना बना करके जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, इनके आदेश पर ह्यू गफ जो था सेनापति, उसने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस क्रम में मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और आलीवाल जैसी जगहों पर अनेक संघर्ष हुए और फिर अंततः सबराव का युद्ध 1846 में अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को पराजित कर दिया। हुआ क्या कि मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और आलीवाल जगहों पे क्या हुआ, युद्ध हुए, संघर्ष हुए और लास्ट में जाकर के एक लड़ाई होती है सबराव का युद्ध 1846 में, जहाँ पर पंजाब राज्य को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। और लाल सिंह और तेजा सिंह ने पंजाब राज्य से विश्वासघात किया और अंग्रेजों की सहायता की। इस टाइम पे क्या हुआ कि पंजाब राज्य से ये लाल सिंह और तेजा सिंह क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात करके अंग्रेजों की सहायता करते हैं। इस पराजय के बाद पंजाब राज्य को लाहौर की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। जब पराजय हो गए तो लाहौर की संधि के लिए बाध्य किया गया। कि लाहौर की संधि क्या थी, तो लाहौर की जो संधि थी वो मार्च 1846 में हुई थी। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हुआ और सर्वप्रथम सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट बनाया गया। लाहौर में कहा गया कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखते हैं और सबसे पहला जो बनाया गया वो बनाया गया सर हेनरी लॉरेंस को। अंग्रेजी सेना को पंजाब राज्य में गतिविधि का अधिकार दिया गया और जो अंग्रेजी सेना था उसको पंजाब राज्य में गतिविधि का अधिकार मिल गया इस लाहौर की संधि के तहत। सतलज के दक्षिण का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। सिख सेना में कटौती की गई और घुड़सवार सैनिकों की संख्या 12,000 एवं पैदल सैनिकों की संख्या 20,000 निश्चित कर दी गई। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया कि सतलज का जो दक्षिण का क्षेत्र है वो अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र मिले और सिख सेना में कटौती कर दी गई। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 12,000 और पैदल सैनिकों की संख्या 20,000 कर दी गई। पंजाब राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, और पूरी राशि ना मिलने पर अंग्रेज़ों ने हज़ारा और कश्मीर का प्रांत पंजाब राज्य से छीन लिया। जब पूरी राशि नहीं मिली तो दो क्षेत्र, एक हज़ारा और एक कश्मीर, पंजाब से छीन लिया। इसी कश्मीर को अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया और ये कश्मीर जो छीना था उसको बेच दिया किससे, गुलाब सिंह डोगरा के हाथों बेच दिया और उसे राजा की मान्यता भी दे दी। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को शासक एवं रानी जिंदल को संरक्षिका स्वीकार कर लिया और इसके बाद जो क्षेत्र बचा उसमें दिलीप सिंह को शासक बना दिया और रानी जिंदल, थोड़े से क्षेत्र में रानी जो जिंदल थी उनको इसकी संरक्षिका घोषित कर दिया। फिर होती है भैरववाल की संधि दिसंबर 1846 में। ये क्या है, तो इसके तहत यह तय हुआ कि अगले 8 वर्षों तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी, जिसके बदले पंजाब राज्य सैन्य खर्च के रूप में अंग्रेजों को 22 लाख रुपये देंगे। इसमें भैरववाल की संधि में ये हुआ कि 8 साल तक अंग्रेजी सेना जो है वो लाहौर में रहेगी और इसके बदले में 22 लाख रुपये देने होंगे अंग्रेजी सेना को। जब रानी जिंदल ने इसका विरोध किया तो उसे संरक्षिका के पद से हटा दिया गया। अब जिंदल विरोध करती हैं तो हटा दिया गया इन्हें और 8 सिख सरदारों की एक नई परिषद बना दी गई और यहीं पे 8 सिख सरदारों की परिषद बना दी जाती है जिंदल को हटा करके, रानी जिंदल को हटा करके। ये क्षेत्र है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। फिर आता है द्वितीय आंग्ल शिख युद्ध 1848-49। मुल्तान के सूबेदार मूलराज के विद्रोह के साथ दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ और मुल्तान के सूबेदार थे मूलराज। इनके विद्रोह के बाद जो है दूसरा युद्ध आरंभ होता है। अंग्रेजों ने इसके विद्रोह के दमन के लिए शेर सिंह को भेजा और ये जो विद्रोह था इसके दमन के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा, तो शेर सिंह को भेजा, किंतु वो भी विद्रोहियों से मिले गए। उन्हें हजारा के सूबेदार छत्तर सिंह अटारीवाल को भी सहयोग मिला और इन्हें जो है किसका सहयोग मिला, तो हजारा के जो सूबेदार थे छत्तर सिंह अटारीवाल, इसका सहयोग भी मिला। इस प्रकार प्रारंभ हुए संघर्ष में
रामनगर एवं चिलियावाला बाग जैसी जगहों पर युद्ध हुआ। और ये जो संघर्ष हुआ इसमें कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ, तो रामनगर में और चिलियावाग जगहों पे युद्ध हुआ। क्या था, मुल्तान का जो सूबेदार था मूलराज, इसने विद्रोह शुरू किया और यहीं से जो दूसरा युद्ध है वो प्रारंभ हो गया, द्वितीय आंग्ल शिक युद्ध। ठीक है, और इसके दमन के लिए क्या हुआ कि शेर सिंह को भेजा, किंतु वो क्या हो जाकर के विद्रोहियों में ही मिल गया। उसके बाद जो हजारा के सूबेदार थे छत्तर सिंह अटारीवाला, उसका भी सहयोग मिल गया इन्हें। इस प्रकार प्रारंभ में संघर्ष में रामनगर और चिलियावाग जैसी जो जगह थी वहाँ पे युद्ध हुआ। अंततः गुजरात का युद्ध 1849 में पंजाब राज्य को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया और लास्टली जाकर गुजरात का युद्ध होता है 1849 में, जिसमें पंजाब राज्य को पूर्णतः पराजित कर दिया जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे, तो चार्ल्स नेपियर कर रहा था। कौन कर रहा था, चार्ल्स नेपियर। अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब राज्य पर नियंत्रण कर लिया और दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया कि जो पूरा राज्य है पंजाब का वो ले लिया और अब जो दिलीप सिंह थे उनको पेंशन ले 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज देते हैं। पंजाब के प्रशासन के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने 3 लोगों की एक परिषद बनाई, इसमें शामिल थे। और पंजाब का जो प्रशासन था इसके लिए गवर्नर जनरल डलहौजी की 3 लोगों की परिषद बनी। इस परिषद में थे जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और ग्रैनविले मॉन्सेले। कौन कौन 3 लोग थे, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और ग्रैनविले मॉन्सेले। आगे चलकर 1852 में डलहौजी ने यह परिषद भंग कर दी एवं जॉन लॉरेंस को यहाँ का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया। तो आगे चलकर क्या होता है कि 1852 में डलहौजी ने यह परिषद भंग कर दी और जो जॉन लॉरेंस थे को यहाँ का चीफ कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं। आगे चलकर 1852 में डलहौजी ये जो परिषद बनाया था इस परिषद को भंग कर देंगे और लॉरेंस को क्या कर देंगे, ये जो जॉन लॉरेंस है उसको चीफ कमिश्नर बना देते हैं। कुछ प्रश्न है इससे संबंधित। आंग्ल सिख युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए सिखों के पराजय के कारणों को प्रस्तुत करें। दूसरा है, प्लासी विजय से शुरू हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कहानी गुजरात के युद्ध में पूरी हुई। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गुजरात के युद्ध में क्या हुआ था, पंजाब पूरी तरह से हार गया था और लास्टली 1849 में गुजरात के युद्ध में, और यहाँ पे अंग्रेजों का पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। मजबूत एवं अधिक सैनिक होने के बाद भी क्यों भारतीय राज अंग्रेजों से पराजित हो गए, विवेचना कीजिए। क्या दिक्कत थी, उसके आंतरिक संघर्ष चल रहे थे, एकता नहीं थी, किस तरह से एक पर आक्रमण हुआ तो दूसरे ने अंग्रेजों का सहयोग किया, राजनीतिक फूट थी, उन सबको यहाँ पे स्पष्ट करना है। प्रश्न में है कि पड़ोसी राज्यों के साथ ब्रिटिश नीति। भारतीय सीमा के भीतर विस्तार करने के बाद अंग्रेजों ने पड़ोसी देशों से संघर्ष किया, इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब भारतीय राज्यों में तो ये कर ही रहे विस्तार, उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भी इनके संघर्ष हो रहे। पहले वहाँ के संसाधनों पर क्यों किया, तो उसके उद्देश्य क्या थे, वहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे। उदाहरण के लिए अंग्रेज वर्मा की इमारती लकड़ियों पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए वर्मा पर संघर्ष हुआ, इनका इमारती लकड़ी चाहिए थी इनको वर्मा की। विदेशी शत्रुओं से भारतीय साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी ऐसा किया गया ताकि विदेशी शत्रुओं से बचा जा सके। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान और तिब्बत जैसे क्षेत्रों पर बफर राज्य के रूप में उपयोग किया गया। फिर क्षेत्रीय विवाद के क्रम में स्वाभाविक सीमा विवाद हुआ। क्षेत्रीयवाद के क्रम में भी स्वाभाविक जो सीमा विवाद था, इसकी वजह से भी। अब सिंध का विलय ये कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो यूरोप में 1807 में रूस के शासक अलेक्जेंडर प्रथम एवं फ्रांस के शासक नेपोलियन के बीच तिलसित की संधि हुई। इसमें यह तय हुआ कि संयुक्त रूप से भारत की तरफ अभियान किया जाएगा। यूरोप में 1807 में और रूस के शासक अलेक्जेंडर प्रथम और फ्रांस के शासक नेपोलियन, इन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है तिलसित की संधि। और ये जो तिलसित की संधि हुई इसमें तय किया गया कि संयुक्त रूप से भारत की तरफ अभियान किया जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ 1809 में शाश्वत संधि कर ली, ठीक है। और इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेज कुछ तो करेंगे, तो इन्होंने सिंध के जो अमीर थे उनके साथ 1809 में क्या किया, शाश्वत संधि कर ली। इसे परस्पर मित्रता की शर्तें तय हुई और इस संधि में क्या हुआ, एक दूसरे की मित्रता की शर्तें तय हुई। यह भी तय हुआ कि सिंध में विदेशियों को बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई भी विदेशी सिंध में नहीं बसेंगे। इसके बाद भी अफगानिस्तान से विस्तार के रूप में 1843 में एलनबेरो के समय चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय कर लिया। ये संधि के बावजूद भी क्या करते हैं, अफगानिस्तान के विस्तार के रूप में 1843 में एलनबेरो क्या करते हैं, चार्ल्स नेपियर से सिंध का विलय कर लेते हैं। चार्ल्स नेपियर क्या करते हैं, सिंध का विलय कर लेते हैं एलनबेरो के समय में। यह विलय इतना अनैतिक था कि नेपियर ने यह कहा, हमें सिंध जीतने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु हमने ऐसा किया क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक था।
ये खुद कहते हैं नेपियर कि हमें जीतने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक था। क्या आता है आंग्ल नेपाल संघर्ष, जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।